गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो, सभी का हाल चाल बहुत बढ़िया होना चाहिए। और बताओ, बढ़िया हो? बहुत तंदुरुस्त हो? फैमिली सारी बढ़िया है? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। ये मेरी फैमिली है, ये मैं हूँ, और यहाँ पे अमेंडमेंट क्लास हो रही है। बच्चा कह रहे पार्टी नहीं हो रही। नहीं नहीं बेटा, अमेंडमेंट क्लास हो रही है। अमेंडमेंट क्लास ही हमारी पार्टी है। एक बार सोच के तो, अमेंडमेंट क्लास अगर अच्छे से करेंगे तो फिर एग्जाम में पास होंगे, फिर पार्टी करेंगे। सर ध्यान रखना, पार्टी भी करेंगे। बट हर बच्चा जब जून में पास होगा ना, फिर बहुत जबरदस्त पार्टी करेंगे, और पार्टी मैं करूंगा। आप बस पास होके दिखा दो, पार्टी मैं करूंगा सर। आपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा दो, पार्टी मेरी तरफ से। कमिटमेंट कर रहा हूँ सर, अगर जितने बच्चे सामने बैठे हैं इस बार जून में एग्जाम निकाल देंगे ना, बहुत बढ़िया पार्टी दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा कह रहा सर आप ऐसे बोलते हो। यार एक बार पास तो के दिखाओ। आप जून में एग्जाम निकालना, अच्छे अच्छे नंबर लेना, मुझे मैसेज करना, बोलो जहां बोलोगे ना कि सर यहाँ पार्टी करो, वहीं पार्टी करेंगे। फिर वहां पे हम बोलेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, और ये हम हैं, और यहाँ हमारे रिजल्ट की पार्टी हो रही है। बट उससे पहले अच्छे से पढ़ना है। जून के लिए एक टारगेट लेके चलो कि सर जून में ना एग्जाम निकाल देंगे, कमिटमेंट कर रहे हैं बस। ठीक है सर, जरूर निकालना। अपने पेरेंट्स के लिए निकालना, उन सब लोगों के लिए निकालना जो बोलते हैं ना कि तुम नहीं कर सकते, उनको दिखा देना कि हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, आओ जी, फिर अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 आज हम स्टार्ट करते हैं। दो अमेंडमेंट क्लास हो चुकी हैं, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुकी होंगी। अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 में भी कई बच्चों के डाउट्स थे। पहले फटाफट से वो डाउट्स क्लियर करेंगे। अब जिन बच्चों के डाउट नहीं हैं वो डाउट्स को सुनेंगे। ठीक है, और जैसे ही आज की अमेंडमेंट क्लास होंगी, बाकी सब बच्चों को बता देना कि अमेंडमेंट स्टार्ट हो चुकी है। वैसे मैंने कहा था आपको, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो, जब अमेंडमेंट क्लास 2 थी, बहुत कम बच्चों ने देखी, उनको लग गया जी अब यूट्यूब पे तो आएंगी, कभी भी देख लेंगे, और ये बहुत गलत सोच है जी। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अपने दोस्तों को बोल देना सर, लाइटली मत लें अमेंडमेंट। लाइटली मत लें, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार अमेंडमेंट बेस्ड बनेंगे, और बिना अमेंडमेंट के वो क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होंगे। तो इसलिए अमेंडमेंट क्लास देखना बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। आओ जी, अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 के अमेंडमेंट कर रहे थे। अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 के अंदर भी चैप्टर नंबर 1 के अमेंडमेंट कर रहे थे, और आज के अमेंडमेंट क्लास में चैप्टर नंबर 1 हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 1 में जितनी भी अमेंडमेंट्स आज आई हैं वो सारी फाइनली आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अमेंडमेंट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर की। ठीक है जी, अब एक बार यहाँ पे देखते हैं जी, डाउट्स किन किन बच्चों के कौन कौन से हैं उसको एक बार देखते हैं। अब ये डाउट्स मैंने यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं जी, एक बार देखना पहला डाउट क्या है। लो जी, पहला डाउट आया जी, पहला डाउट था मनीष का। मनीष का डाउट ये आया कि सर, जो आपने एग्जाम्पल नंबर 2 कल हमने अमेंडमेंट क्लास में किया था, उसमें आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो माइनस क्यों नहीं की। मनीष, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून कलर के बच्चे, एक बात मुझे सोच के बताओ, अमेंडमेंट जो हमने लास्ट क्लास अमेंडमेंट की थी उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टैंडर्ड डिडक्शन हम माइनस करेंगे ही नहीं सर। मेरे ख्याल से आपने वहां पे ग्रोस टोटल इनकम वाला क्वेश्चन पूछा था, एक बार मैं देख लेता हूँ। आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। नहीं, हाँ, इस क्वेश्चन में तो हमने माइनस की है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मनीष, यहाँ तो हमने माइनस की है स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, मेरे ख्याल से बच्चे का डाउट ये था कि सर इस एग्जाम्पल के अंदर माइनस क्यों नहीं की। माइनस यहाँ पे इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम दी हुई थी। और आप सब जानते हो सर, ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलती है? 5 हेड की इनकम को जोड़ के फिर आपकी निकल कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। अब सोच के बोलना, जब आपने सैलरी की इनकम निकाली होगी तो उस टाइम तो सब कुछ आप माइनस कर चुके होंगे ना। तो हम यहां से दोबारा माइनस नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ये एक मेरी ग्रोस टोटल इनकम है। ठीक है, अगर सैलरी की इनकम दी होती ना, सैलरी में से होती है डिडक्शंस माइनस, ये ग्रोस टोटल इनकम है। तो बस इतनी सी बात ध्यान देना जी, अगर ग्रोस टोटल इनकम दी है तो ग्रोस टोटल इनकम मींस 5 हेड की इनकम को जोड़ के जो भी इनकम आएगी उसके बेस पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और ध्यान सुनना जी। अब यहाँ पे ये वाली डिडक्शन जो है सेक्शन 80 1.5 लाख, 80 यहाँ पे डी 20,000 पे की, और ये 80 की, ये मैंने सारी माइनस की हैं, बट ये ओल्ड स्कीम के अंदर माइनस की हैं, न्यू स्कीम के अंदर मैंने माइनस नहीं की। अब बच्चा ये बात कहता है, सर फिर जो ये ग्रोस टोटल इनकम निकाली होगी, जो एक ग्रोस टोटल इनकम निकाली होगी, फिर ये किस तरह से निकाली होगी? ओल्ड स्कीम वालों ने जब इनकम निकाली होगी तो ओल्ड स्कीम के बेस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद निकाली होगी, और जब न्यू स्कीम वालों ने इनकम निकाली होगी तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बिना माइनस किए निकाली होगी। ठीक है जी, अब सबसे मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जो बाकी सेक्शन 80 वाली डिडक्शंस हैं वो माइनस करनी है नहीं करनी। तो बस इतनी सी बात ध्यान देना जी, अगर मैं ओल्ड स्कीम फॉलो करूंगा तब तो मुझे माइनस करनी पड़ेगी, अगर मैं न्यू स्कीम फॉलो करूंगा तो मुझे माइनस नहीं करनी, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है,
बस इतनी बात ध्यान देना, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात सैलरी के चैप्टर में होती है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने सैलरी की, बेसिक सैलरी है, आपको सैलरी की इनकम निकालनी है, तो उस केस में जब न्यू स्कीम के अंडर सैलरी की इनकम निकालोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बिना माइनस किए निकालोगे, और अगर ओल्ड स्कीम के अंदर निकालोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद निकालोगे। ठीक है मनीष, आई थिंक मेरा क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से क्वेश्चन यही था कि सर हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस क्यों नहीं की। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखो यहाँ पे माइनस की तो है, ये 50,000 रुपए की हमने माइनस की है, ठीक है, बट ये हमने ओल्ड स्कीम के अंदर की है, न्यू स्कीम के अंदर नहीं की हमने। ठीक है, और यहां स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की बात इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमें इनकम ऑलरेडी निकाल के ही दी हुई है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो ये इनकम निकाल के दी है वो एज पर ओल्ड और न्यू स्कीम इनकम निकाल के दी है। अब सेक्शन 80 वाले बेनिफिट किस में से मिलेंगे वो हमें यहाँ पे देखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये बाइफर्केशन देता ना कि ग्रोस टोटल इनकम में सैलरी की इनकम इतनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इतनी है, कैपिटल गेन की इनकम इतनी है, फिर हम कैलकुलेट करके देखते। बट उसने मुझे क्या बोला जी, ग्रोस टोटल इनकम इतनी है। तो हम एज्यूम क्या करेंगे कि ओल्ड स्कीम वालों के अकॉर्डिंग ग्रोस टोटल इनकम 7 लाख है, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग भी ग्रोस टोटल इनकम 7 लाख है। अब जो सेक्शन 80 की डिडक्शंस हैं वो किस में से माइनस करनी है, बस वो हमें देखनी है। ठीक है, और वो आप सब जानते हो सर, हम ये ऑलरेडी अमेंडमेंट कर चुके हैं कि वो डिडक्शन ओल्ड स्कीम के अंदर से माइनस तो होती हैं बट न्यू स्कीम के अंदर माइनस नहीं होती, बस ये बात ध्यान दो। तो इसलिए मैंने ओल्ड स्कीम के अंदर तो देखो सारा कुछ माइनस किया है, तो 5 लाख की इनकम आ गई, रिबेट मिल गई, टैक्स आ गया नील। न्यू स्कीम के अंदर पूरी की पूरी 7 लाख, क्योंकि सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके बेस पे आप टैक्स निकालोगे, प्लस में 4% सेस जोड़ोगे, तो वैसी बात है ओल्ड स्कीम ज्यादा बढ़िया है इन कंपैरिजन टू न्यू स्कीम। ठीक है, तो मनीष का डाउट मेरे अकॉर्डिंग ये डाउट था जी, तो मनीष आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे प्राची का सर ये डाउट आ रहा था कि सर एमआर वाला कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा करवा दो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग तो आपने क्लास में करवाया था। अगर एग्जाम में न्यू स्कीम वाला क्वेश्चन बन गया कि अगर इनकम मान लो 50 लाख से ऊपर है या 1 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में एमआर कैसे निकालेंगे, प्लीज एक बार वो क्वेश्चन करवा दो। तो प्राची आज हम क्वेश्चन करेंगे एमआर का भी, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, पहले बाकी बच्चों को डाउट ले लूं, फिर मैं एमआर वाला कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा बता दूंगा और इवन क्वेश्चन भी करवा दूंगा ताकि मेरी पूरी फैमिली को कोई भी डाउट ना हो। उसके बाद जी एक बच्चा है लोका लिखा हुआ था नाम कमेंट बॉक्स में, उनका ये डाउट था कि सर एग्जाम्पल 4 जो था उसमें एनपीएस का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब अगर एग्जाम्पल 4 आपने देखा हो, सर एग्जाम्पल 4 ये आपके सामने है जो हमने लास्ट क्लास में सोल्व किया था। उसने कहा था 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट तो उसने क्लेम कर लिया 80C के अंदर। अब ये एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये 30,000 पे है। आप सब जानते हो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ना एक तो सीसीडी 1 है और एक सीसीडी 1B है, और मे बी अगर आपने क्लास में पढ़ा हो 80C प्लस में 80 ट्रिपल सी प्लस में 80 सीसीडी 1, इन तीनों को मिलाकर 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। तो 1.5 लाख की लिमिट तो हमारी पूरी हो चुकी है। तो ये बात तो क्लियर है कि एनपीएस जो है ना वो 80 सीसीडी 1 में जा नहीं सकता। बट मेरी पूरी फैमिली ये भी जानती है कि 80 सीसीडी 1B जो है उसकी लिमिट 50,000 है। तो क्या ये 30,000 मैं 1B में क्लेम कर लूंगा, नहीं क्लेम कर लूंगा? आंसर इज यस, क्लेम कर लूंगा। तो देखो 30,000 पे जो एनपीएस है, देखो यहाँ पे 1B के अंदर माइनस किया हुआ है 30,000 पे, इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो ये 30,000 पे 1B के अंदर होगा, 80 सीसीडी 1 के अंदर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि 1.5 लाख की लिमिट जो है वो आपकी क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का पक्का, चलो जी। उसके बाद जी फिर अगला डाउट क्या था? रवि का डाउट ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 सर आपने क्लास में करवाया था, उसमें लीव ट्रेवल कंसेशन या लीव ट्रेवल अलाउंस और एचआरए आपने ऐड नहीं किया था, सिर्फ माइनस किया था। और जो क्वेश्चन नंबर 5 आपने कराया उसमें आपने मतलब जो एग्जाम्पल आपने कल कराया उसमें लीव ट्रेवल अलाउंस और एचआरए आपने पहले ऐड किया फिर माइनस किया, ऐसा क्यों किया? सर एक बात मैंने सोच के बताऊं, मैंने कहा था ना एग्जाम्पल अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में गलती होगी। एक बार चेक करना, एक बार चेक करना, जो ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो एचआरए है और लीव ट्रेवल अलाउंस है उसने साफ साफ बोला हुआ है सर ये एग्जम्प्ट है। अब ये एग्जम्पशन ही जब मुझे दी हुई है तो मैं पहले ऐड क्यों करूंगा? सर याद करो आपने सैलरी के चैप्टर में किया होगा, जितना एचआरए मिलता है उसमें से माइनस करते हैं जो एग्जम्प्ट है, बैलेंस टैक्सेबल होता है। अब अगर एग्जाम्पल 3 में उसने साफ साफ बोला कि भैया इतना एचआरए एग्जम्प्ट है, अब कितना मिला वो तो बताया नहीं, एग्जम्पशन मुझे बता दी, तो मैं क्या करूंगा? माइनस ही तो करूंगा। बट जो हमने कल की क्लास में क्वेश्चन किया जी, ये वाला क्वेश्चन इधर देखो ध्यान से,
ये वाला जो क्वेश्चन किया उसमें HRA रिसीव्ड कितना है वो भी बताया है, एग्जम्प्ट कितना है वो भी बताया। तो HRA रिसीव्ड वाला मैंने पहले ऐड किया, एग्जम्प्ट वाला माइनस किया। बट आप सब जानते हो न्यू स्कीम के अंदर जो हम न्यू स्कीम फॉलो करते हैं उसमें 1013A का बेनिफिट तो मिलता नहीं है, ना 1014 वाला बेनिफिट मिलता है। तो जितना HRA मिला फुली टैक्सेबल होगा, एग्जाम्शन मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने वहां पे पूरा 90,000 ऐड किया है, 60,000 मैंने माइनस नहीं किया। जबकि ओल्ड स्कीम के अंदर 90,000 ऐड किए, 60,000 माइनस किए मैंने। ठीक है, तो बच्चे का नाम क्या था, रवि। तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 में फर्क है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन 3 में उसने अमाउंट रिसीव हमें कहीं पर भी नहीं दिया, उसने एग्जाम्शन दी है, इसलिए मैंने ओल्ड स्कीम के अंदर माइनस कर दी, न्यू स्कीम में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया। बट जो हमने कल एग्जाम्पल किया उसमें रिसीव भी दी है, एग्जाम्शन भी दी है। तो रिसीव वाला मैं ऐड करूंगा, एग्जाम्शन वाला माइनस करूंगा ओल्ड स्कीम में। और अगर न्यू रिजीम की बात करूंगा तो सिर्फ जितना मिला वो ऐड करूंगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि 1013A का बेनिफिट नहीं मिलता अगर मैं न्यू स्कीम लेता हूं तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके डाउट थे, उम्मीद करूंगा सबके डाउट्स खत्म हो गए होंगे। हाँ, एक डाउट और था बहुत सारे बच्चों का कि सर वो LIC प्रीमियम जो था क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 3 के अंदर, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैंने वो वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख दिया था कि जो EPF है ना उसको 35 की जगह 25 कर लेना, और ये 10,000 पे प्रीमियम इसका है, तो 10,000 ये, 25,000 वो, और 40,000 ये, तो टोटल मिला के 75,000 इस तरह से आएगा। तो मैंने कमेंट बॉक्स को पिन, अपना कमेंट पिन कर दिया था कि 35 की जगह 25 कर लेना, और 10 हमारा प्रीमियम है और 40 ये है, टोटल मिला के 75 है। इस तरह से आपका 75 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा अब जाके आपके डाउट्स खत्म हो चुके हैं। बस एक डाउट हमारा बच्चे का बैलेंस बचा है कि सर वो MR वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें बता दो जी, और फिर बाकी हम फर्दर अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है, आओ जी इधर देखो ध्यान से। प्राची, अब आपके डाउट्स के लिए ना यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। और मैं चाहता हूँ, अच्छा जितने बच्चे अब यहाँ पे बैठे हैं जी, जितने बच्चे अब सामने बैठे हैं और छोड़ के चले गए हैं, उन्हें अब दोबारा फटाफट से बुला लो। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी बुला लो उनको, कह दो क्लास स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट क्लास है चैप्टर नंबर 1 की। फिर दोबारा से ये अमेंडमेंट इतनी डिटेल में देखने को नहीं मिलेंगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और बाद में कई बार मन नहीं करता, फिर बच्चा शॉर्टकट की तरफ भागता है, एग्जाम में गलती करके आता है। सर सही कह रहा हूँ सर, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, 14 अमेंडमेंट क्लास कम नहीं होती, आप फिर वो जल्दबाजी करोगे, सर शॉर्ट नोट्स दे दो। और शॉर्ट नोट्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी अमेंडमेंट समझ में आएंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है जी। तो प्लीज अगर वो बच्चे अभी देख लेंगे उनका फायदा बहुत होगा। ठीक है जी, तो 2 मिनट के अंदर बुलाओ जी फटाफट से। आओ जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखना प्राची, मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है। मिस्टर विनोद हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, एज उनकी 80 साल है, सेक्शन 115 BAC वो ऑप्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे आपको टैक्स निकालना है। अब प्राची ये बात कहती है, सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, यहाँ पे एज अगर 80 साल है तो एग्जाम्पशन लिमिट तो 5 लाख की मिलेगी ना। मैं कहा प्राची भूल के मत बोलना ये। प्राची वो अगर आप ओल्ड स्कीम फॉलो करते हो फिर 5 लाख की है, न्यू स्कीम में तो हर केस में 2.5 लाख की है। प्राची कहती हाँ हाँ सर, आपने समझाया था कि रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, एज कितनी भी हो, हर केस में 2.5 लाख की है, तो लिमिट तो आपकी 2.5 लाख की लगेगी। मतलब 3 लाख और 5 लाख जो ये स्लैब रेट है ये नई स्कीम में एप्लीकेबल नहीं होता, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब सोच समझ के बोलना जी, एज अगर 80 साल है और सेक्शन 115 BAC मैंने यूज किया, इनकम 1 करोड़ 2 लाख है, तो ऐसा करते हैं टैक्स निकालते हैं जी। अगर इनकम 1 करोड़ 2 लाख है तो इतना बता दो 15 लाख से कितनी ज्यादा है। पहले ये बताओ, अगर इनकम 1 करोड़ 2 लाख है तो 15 लाख से कितनी ज्यादा है, क्योंकि 15 लाख से जितनी ज्यादा होगी ना उस इनकम का तो 30% लगेगा। यस या नो? यस, ये बात हमने क्लास में की है, न्यू रिजिम जो है 15 लाख के बाद 30% है। तो अगर इनकम 1 करोड़ 2 लाख है, इसमें से 15 लाख माइनस करूंगा तो ये आ गया 87 लाख। 87 लाख आ गया, तो 87 लाख का 30% आ गया, 26,10,000 पे टैक्स आ गया, जितनी इनकम 15 लाख से ऊपर है। अब फिर इनकम बची 15 लाख। आप सब जानते हो 15 लाख पे कितना आता है, 187,500। सर अगर इनकम 15 लाख हो तो टैक्स कितना आएगा, 1,87,500। तो इसमें ऐड करूंगा 187,500, तो ये टैक्स आएगा जी 27,97,500। पहले तो ये टैक्स निकाल के चेक करो क्या सबका सेम आ रहा है, जल्दी करो सर फटाफट से। चैट बॉक्स में बताओ जी क्या सबका सेम आंसर आ रहा है। एक बार दोबारा बताऊं कैसे निकाला है। 1 करोड़ 2 लाख है, 15 लाख से जो ऊपर इनकम है उसका 30%, और 15 लाख का 187,500। अगर आप टैक्स निकालोगे तो आपका इतना निकल के आएगा। एक बार दोबारा से मैं भी कैलकुलेट करता हूं। 1 करोड़ 2 लाख में से 15 लाख गए,
उसका 30% और प्लस में 187,500 तो आएगा 27,97,500। ये आपके सामने है। मेरा पूरी क्लास से भी ये क्वेश्चन है, क्या इस टैक्स में सरचार्ज एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? आंसर इज यस होगा। और पूरी क्लास जानते रही सरचार्ज के ना न्यू रिजिम में वही सेम रेट है जो ओल्ड रिजिम के अंदर थे। मतलब 50 लाख तक नील, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक 15%। तो यहां पे लगा दो 15% सरचार्ज, इसका लगा दूंगा जी 15% सरचार्ज। ये आ गया जी 419625, ये सरचार्ज आ गया। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा 27,97,500 तो ये आएगा 32,17,125। ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज। हाँ नहीं प्राची कोई दिक्कत? इवन प्राची क्या जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का पक्का ये बात आपने ओल्ड रिजीम के अंदर भी की होगी, न्यू के अंदर भी की होगी। फर्क ये आ रहा है कि वहां 10 लाख के बाद 30% है या 15 लाख के बाद 30% है। यहां तक हमने टैक्स निकाल लिया। अब याद करो जब आपने क्लास में किया होगा, मैं ऑलवेज आपको क्लास में बात बोलता था कि यहां पे आने के बाद ना आप रुक जाना और इमेजिन करना। क्या इमेजिन करना? कि अगर मेरे क्लाइंट की इनकम, मान लो ये मेरा क्लाइंट है, और अगर मेरे क्लाइंट की इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता? क्योंकि अभी जो टैक्स निकाला वो 1 करोड़ 2 लाख पे निकाला, 1 करोड़ 2 लाख पे इतना टैक्स आ गया। मैंने इमेजिन किया कि अगर मेरे क्लाइंट की इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता। तो बच्चा कहता है सर अगर इनकम 1 करोड़ होती तो 1 करोड़ पे टैक्स आता, 15 लाख से ऊपर है 85 लाख, उसका 30% प्लस में 187,500 तो ये टैक्स आता सर 27,37,500। ये टैक्स निकल के आता अगर इनकम 1 करोड़ होती तो। अच्छा क्या 1 करोड़ पे सरचार्ज लगता? सर बिल्कुल लगता। याद करो बिल्कुल लगता। 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है 10% सरचार्ज लगता। इसका 10% अगर मैं सरचार्ज निकालूंगा 273,750 ये आ गया सरचार्ज। ठीक है नहीं? इन दोनों का सम टोटल कर लो, 27,37,500 ये आ गया जी 30,11,250 ये आ गया जी टैक्स प्लस सरचार्ज। हनी प्राची यहां तक कोई दिक्कत जी? ये जो नालायक बच्चा सामने बैठा है कैलकुलेटर कहाँ है? कैलकुलेटर कहाँ है? बच्चा कह रहा है कैलकुलेटर कहाँ है? वो तो आपके पास है ना। आप सर ये तो अब आप करके दिखाओगे। आपने कहा ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो बैठा हूँ सर। आज मैं का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, छोले पूरी का प्रसाद सर आज हम लेके जाएंगे। नालायक कैलकुलेटर हाथ में रखो। कोई बच्चे तो कैलकुलेटर निकालते नहीं, ठंड लग जाएगी सर। इसके ना छोटे छोटे कपड़े सिलवा लो नालायक को। मतलब कैलकुलेटर चलाओ, मोबाइल हाथ में लेके कैलकुलेशन मत किया करो। एग्जाम में मोबाइल अलाउड नहीं है। जितना इसके फैमिलियर बनोगे उतना एग्जाम में कैलकुलेशन जल्दी होगी, क्योंकि आप यहाँ करते हो मोबाइल में, कैलकुलेटर वहां चलता ही नहीं है। देखते हो फिर बटन का, अच्छा यहाँ बटन ये है, ये काम करते रहते हो। कैलकुलेटर लेके बैठो जल्दी फटाफट से। इधर देखो ध्यान से। अब 1 करोड़ पे इतना टैक्स आ गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 करोड़ 2 लाख पे इतना आ गया। अब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि अगर मेरे क्लाइंट की इनकम 1 करोड़ है, टैक्स आ रहा है इतना। मेरे क्लाइंट की इनकम 1 करोड़ 2 लाख है, टैक्स आ रहा है इतना। तो कितना ज्यादा टैक्स बढ़ गया जी? कितना टैक्स में फर्क आ गया? फर्क कितना आ गया टैक्स में? तो फर्क आ गया 3217125। ये फर्क आ गया सर टैक्स में 2,05,875 रुपए का फर्क आ गया। सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आता सर, यही हम दिक्कत करते हैं। इधर देखो ध्यान से, आराम से एक बार दोबारा समझो। एक क्लाइंट आपके पास आए, क्लाइंट छोड़ो पापा की बात करते हैं। मान लो मेरे पापा की इनकम 1 करोड़ 2 लाख है। पापा ने बोला बेटे नई स्कीम में टैक्स निकाल दे। तो आपने बोला पापा टैक्स आएगा 27,97,500 प्लस में 15% सरचार्ज होगा, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो आपका टैक्स आ गया 32,17,125। अब कई नालायक बच्चे पता क्या करेंगे? पापा को ये एडवाइस कर देंगे कि पापा कि जो ये टैक्स आया इसमें 4% सेस जोड़ के आप पे करके आ जाओ। जैसे ही पापा गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने वापिस भेजा कि एमआर निकाल के आए हो। तो पापा ने बोला भाई मेरे बेटे ने तो कोई एमआर की बात ही नहीं की, कह रहा टैक्स है प्लस में सेस है और जाओ चले जाओ। उसने कहा भाई साहब एमआर निकाल के आओ, क्योंकि क्या पता जो आप ये टैक्स लेके आ रहे हो वो ज्यादा हो। तो उसने कहा ये एमआर कैसे निकालेंगे? उसने कहा एमआर निकालने के लिए दोबारा वापिस जाओ अपने बेटे से पूछो। पापा वापिस आए, कह रहे हाँ भाई नालायक, तूने मेरे को गवर्नमेंट के पास भेज दिया, गवर्नमेंट ने मुझे पता है क्या बोला है कि जाके उनसे पूछो एमआर निकाल के आओ पहले। अब सोच के बोलना जी। अब पापा बोल रहे हैं एमआर निकालना है तो पापा को हम क्या कंसल्ट करेंगे?
अब हम ये इमेजिन करेंगे कि अगर मेरे फादर की इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सरचार्ज का रेट जो है वो 1 करोड़ के बाद चेंज हुआ है। सर ये बातें हमने क्लास में भी की थी कि अगर इनकम 50 लाख से ऊपर होगी तो कंपैरिजन 50 लाख से होगा, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी कंपैरिजन 1 करोड़ से होगा, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर होगी कंपैरिजन 2 करोड़ से होगा, अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी कंपैरिजन 5 करोड़ से होगा। रीजन बिंग जहां सरचार्ज का रेट चेंज हुआ कंपैरिजन हमेशा वहीं से होता है। तो 1 करोड़ तक 10% था, उसके बाद 15% है, तो कंपैरिजन किससे होगा? 1 करोड़ से। मैं कहा पापा गवर्नमेंट बात सही बोल रही है, 1 मिनट रुको, बैठो आप यहाँ पे। मैं कहा पापा सोचते हैं अगर आपकी इनकम 1 करोड़ होती, आपका टैक्स आता इतना, 10% सरचार्ज होता, आपका टोटल टैक्स आता इतना। अब मैं यहां पे बैठ के सोच रहा हूं कि अगर मेरे फादर की इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स आता इतना, और वही मेरे फादर की इनकम 1 करोड़ 2 लाख है, टैक्स आ रहा है उतना। तो मेरे फादर को अपनी जेब से गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं 2,05,875 रुपए। जबकि मेरी क्लास का हर बच्चा भी इंटेलिजेंट बन जाए और मुझे आंसर दे दे आपके फादर ने देखो इनकम सिर्फ बढ़ाई है 2 लाख से। सर इनकम 2 लाख से तो बढ़ी है, 1 करोड़ और 1 करोड़ 2 लाख, इनकम बढ़ी 2 लाख से और टैक्स बढ़ गया 2,05,000 से। कमाल की बात है। मतलब टैक्स का इंक्रीमेंट जो है वो इनकम इंक्रीमेंट से भी ज्यादा है। तो याद करो मैंने पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूं कि अगर टैक्स का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा होगा उस केस में आपको एमआर मिलेगा। तो यहां पे अब एमआर निकाल दो। अब यहाँ पे इनकम इंक्रीमेंट 2 लाख रुपए है, आपका एमआर आ गया 5875, ये आ गया एमआर। एमआर मींस जितनी आपके ऊपर हार्डशिप हो रही है सरचार्ज लगने की वजह से उतने का आपको एमआर मिल जाएगा। सर अब ये एमआर का क्या करेंगे? अब एमआर करेंगे इसमें से माइनस, इस टैक्स में से माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आपको इस टैक्स में है ना, इसमें से आप माइनस कर दोगे तो बैलेंस आएगा 32,17,125 माइनस में 5875, तो आएगा जी 32,11,250 प्लस में 4% सेस अगर करोगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा 333,9700। ये करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन अगर होगा एग्जाम में तो ये सही होगा जी। अगर और कोई ऑप्शन करके आओगे काटा बजेगा, 1 नंबर फ्री का कट जाएगा। ये क्वेश्चन एमआर वाले हैं जी। ठीक है, तो वैसे क्लास में तो हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल करा सकता हूँ सर, क्योंकि अगर सारे कराने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उम्मीद करूंगा अपने क्लासेस में किए भी होंगे। बस इतनी सी बात ध्यान देना चाहिए। मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए स्पेशली जिन्होंने एमआर कॉन्सेप्ट कभी समझा ही नहीं है। तो बस इतना समझ के बैठे जी, जब भी आपके एग्जाम में कोई इनकम दी होगी पहले उस पर टैक्स निकालो, प्लस में सरचार्ज निकालो, टैक्स प्लस सरचार्ज, यहाँ पे रुक गए। फिर चेक करो, कंपैरिजन करो किससे, वो डिपेंड करता है कि आपकी ये वाली इनकम कितनी है। अब ये वाली इनकम मेरी 1 करोड़ 2 लाख है, इसलिए कंपैरिजन मैंने किया 1 करोड़ से, उस पे निकाला टैक्स प्लस में सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज। फिर इमेजिन किया कि मेरे पापा की जेब पर टैक्स का कितना बर्डन आ रहा है, फिर मेरे फादर साहब ने इनकम कितनी बढ़ाई है, और अगर टैक्स इनकम से भी ज्यादा बढ़ गया तो हार्डशिप हो गई ना। सर अगर इनकम ज्यादा है टैक्स कम है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई एमआर नहीं है। बट अगर टैक्स इनकम से भी ज्यादा होगा उस केस में एमआर मिलेगा। और एमआर कैसे मिलेगा? जो टैक्स होगा उसमें से माइनस करके बैलेंस जो आएगा उसमें 4% सेस होगा। अब अगर आपके फादर ये वाला टैक्स गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे, अब गवर्नमेंट ये टैक्स ले लेगी क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आपके फादर इसमें सेस जोड़ के जाते तो आपके फादर को नुकसान होता कितने का? 5875, क्योंकि ये आपका एमआर था। इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर न्यू रिजीम के अंदर, अगर वो न्यू रिजीम के अंदर क्वेश्चन बनेगा तो आप इस तरह सोल्व करके आओगे। अब क्वेश्चन चाहे वो 2 करोड़ से ऊपर हो, चाहे 5 करोड़ से ऊपर हो, चाहे 50 लाख से ऊपर हो, इस तरह सोल्व होगा। बस ये बात ध्यान देना। प्राची ठीक है, खुश हो? ठीक है। तो आपने कहा था कि सर एक एमआर वाला क्वेश्चन करवा देना, तो ये एमआर वाला क्वेश्चन है। इसको दोबारा से अगर डाउट हो वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा से पीछे करके सुनना, उम्मीद करूंगा आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। और बाकी जब मैं डाउट सेशन स्टार्ट करूंगा यूट्यूब के ऊपर पूरी फैमिली के लिए, अगर कोई डाउट बच गया तो उसके अंदर मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है जी। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अपने क्लासेस के अंदर रेगुलर बैच में पढ़ी होंगी, तभी आपको आसानी समझ में आएंगी। ठीक है जी। लो जी, अब जाके यहां तक हमारा पॉइंट्स क्लियर हो गया जी। इधर देखो ध्यान से, अब ध्यान सुनना जी।
अब जाके ना हमारी न्यू स्कीम पूरी खत्म हो गई इंडिविजुअल एचएफ में। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, पूरी की पूरी स्कीम मुझे फटाफट से रिवाइज करवा दो, अभी तक हमने क्या किया। सर हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया बेसिक कॉन्सेप्ट का। उसके अंदर आपने बोला एक नई स्कीम आई है, पुराने रेट आज भी हैं, नए रेट भी आए हैं, बट पुराने और नए में ऑप्शन है कि फॉलो कौन सा करना है, वो जो बेनिफिशियल होगा वो फॉलो करना है। बट जो नई स्कीम आई है सेक्शन नंबर क्या है, 115 बीएसी, किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एचएफ और किसी को नहीं मिलेंगे, और रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सबको मिलेगा। बट सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एग्जाम्पशन लिमिट एक ही है 2.5 लाख की, और कोई एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। रेट होंगे 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, और अगर 15 लाख से ऊपर इनकम होगी तो 30%, ये आपके रेट होंगे। बट सर ये मत सोचना कि रेट कम है तो फिर कम ही रेट यूज होंगे, फिर गवर्नमेंट पुरानी स्कीम क्यों लेकर आ रही है, पुरानी स्कीम खत्म कर दे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कि जो ये नई स्कीम है ये एप्लीकेबल ही तब होगी जब बहुत सारे बेनिफिट आप छोड़ दोगे। अब वो कौन से बेनिफिट छोड़ने हैं उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आपको करवा दी है। वो सारे बेनिफिट छोड़ दोगे तब नई स्कीम ले पाओगे, नहीं तो पुरानी स्कीम में ही जाओ अगर तुम्हें सारे बेनिफिट लेने हैं। बच्चा कहता है सर अगर मान लो मैं बिजनेसमैन हूं और मैंने इस बार नई स्कीम ले ली है तो क्या अगली बार पुरानी स्कीम ले सकता हूं? आंसर इज नो। सर उससे अगली बार? आंसर इज नो। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी नई स्कीम ही लेनी पड़ेगी। बट एक ऑप्शन है कि अगर आप एक बार विड्रॉ करना चाहते हो कर लो, और अगर एक बार विड्रॉ कर लोगे तो लाइफ में दोबारा फिर नई स्कीम में जा नहीं पाओगे, बस ये पर ध्यान देना। सर अगर मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है, दूसरी इनकम है सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्स हो गया, तो फिर हर साल आपको बताना पड़ेगा कि आप नई स्कीम लेना चाहते हो या पुरानी स्कीम। कब बताना पड़ेगा? जब रिटर्न फाइल करोगे, उसकी जो ड्यू डेट होगी उस दिन या उससे पहले जब टैक्स पे करोगे तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सारी बातें हमने की हैं। और एक बात मैंने और की है, अगर आप नई स्कीम लेते हो तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही खत्म करना, दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं होंगे। और अगर पुरानी स्कीम लेते हो तो दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो जाएंगे 2 लाख तक। तो ये सारी बातें हैं सर। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें समझ में आ गई। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप नई स्कीम लेते हो तो आपके ऊपर एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपने क्लास में एक चैप्टर किया था, एएमटी उन लोगों पे लगेगा जो पुरानी स्कीम लेते हैं। नई स्कीम वालों को एएमटी नहीं लेना, और इवन जो क्रेडिट बचा है एएमटी का वो सारा लैप्स हो जाएगा, ये बात ध्यान देना। और ये सारे पॉइंट्स मैं कल लिखवा भी चुका हूं आपको। ठीक है, तो फाइनली अब मैं सेटिस्फेक्शन, मतलब अब मुझे सेटिस्फेक्शन है कि अब जाके हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, अब जो बैलेंस अमेंडमेंट है उसकी तरफ आते हैं जी। लो जी, अब प्लीज बातचीत नहीं यार, चैट बॉक्स में कोई बातचीत नहीं होगी। ये कई नालायक बच्चे लगे हुए हैं कि सर एक एग्जांपल और करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। सर ये डाउट सारे बाद में पूछ लेना। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे करवाने लगा फिर पता है 3-3 4-4 घंटे की एक अमेंडमेंट क्लास होगी, ना कोई देखेगा ना कुछ मजा आएगा। अब ये सारी बातें अपने रेगुलर बैच में की हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर अमेंडमेंट को एग्जाम्पल के साथ ही कराऊं, और एग्जाम्पल हमने बहुत सारे किए हैं। अगर आप पीछे करके दोबारा सुनोगे उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अब बातचीत चैट बॉक्स में कुछ नहीं होगी जी। अब यहां तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं आगे। अब बच्चा कहता है सर भाई जब हमने चैप्टर 1 किया था ना, इंडिविजुअल एचएफ के जो टैक्स के रेट थे वो तो आपने बता दिए। फिर जो पार्टनरशिप फर्म था उसमें 30% रेट था, और फिर अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो 12% सरचार्ज होगा और 4% सेस होगा। तो क्या उसमें कोई चेंज आया? आंसर इज नो। पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज नहीं है, पहले भी सेम था आज भी सेम है। तो आपने पुराने नोट्स ही पढ़ने हैं, उसमें कोई नई 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 नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो मैंने लिखा हुआ है जी, असेसमेंट या चाहे 2021 हो चाहे 21-22 हो, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, रेट आपका 30% है। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है 12% सरचार्ज है, और जहां सरचार्ज होगा वहां पर एमआर मिलेगा, और जब टैक्स आएगा तो 4% सेस भी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। वही सेम बातें हैं, पुराने नोट्स ही फॉलो कर लेना। पार्टनरशिप फर्म में सिंगल अमेंडमेंट भी पार्टनरशिप फर्म के टैक्स रेट में नहीं है। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा, पार्टनरशिप फर्म ओके है, पुराने नोट्स फॉलो करने हैं, नए नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगला फिर लोकल अथॉरिटी, ऊपर देखो मैंने लिखा है नो चेंज। लोकल अथॉरिटी के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। क्या क्लास में कोई बच्चा बताएगा लोकल अथॉरिटी में टैक्स रेट क्या था? 30%। सरचार्ज क्या था? अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 12%। जहां सरचार्ज होगा वहां एमआर भी होगा। सेस कितना था? 4%। वही सेम बातें हैं, देख लो जी। 2021 मतलब दिसंबर के एग्जाम में थे या जून के एग्जाम में, रेट सेम है 30%। 1 करोड़ से ऊपर 12% सरचार्ज है, जहां सरचार्ज है वहां एमआर भी है, और फिर जो टैक्स आएगा उसमें 4% सेस जोड़ देना, काम खत्म कर देना।
लो जी, इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म और लोकल अथॉरिटी, कोई चेंज नहीं है, पुराने नोट्स ही काम आ जाएंगे। ठीक है। अगला फिर यहाँ पे आ गया जी डोमेस्टिक कंपनी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट भी सेम है, मतलब जो आपने दिसंबर के लिए पढ़े थे या नवंबर के लिए पढ़े थे वही सेम रेट जून और दिसंबर में एप्लीकेबल होंगे जो इस साल एग्जाम होंगे। बट हाँ, एक माइनर सा चेंज ये है कि आप दिसंबर के लिए चेक करो, डोमेस्टिक कंपनी में टर्नओवर चेक करते थे प्रीवियस ईयर 17-18 की, अब वहां पे आपको चेक करनी है 18-19 की, बस ये चेंज आया है। मैं इसको चेंज नहीं बोलूंगा सर, मैं चेंज नहीं बोलूंगा, ये एक्सप्लेनेशन है एक तरह की। वो तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर हमारा एग्जाम दिसंबर 19 में था तो हमारे एग्जाम में असेसमेंट ईयर 2021 था। अब हमारे एग्जाम में 21-22 है, तो ऑटोमेटिकली 17-18 की जगह क्या आएगा, 18-19 आएगा। तो आपने जो नोट्स आपके पास होंगे ना उसमें बस एक चेंज कर लेना, जो 400 करोड़ की आप टर्नओवर चेक करते थे 17-18 की, अब आपको चेक करनी है 18-19 की। तो बस अब ये बात ध्यान देना जी, अगर 18-19 के टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो डोमेस्टिक कंपनी पर रेट लगेगा 25%, और अगर 400 करोड़ से ऊपर है तो रेट क्या लगेगा, 30%, ये आप सब जानते हो। सर सरचार्ज सेम है, सेम है जी, 7% और 12%। क्या था, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से ऊपर 12%, सेम है। फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट सेम है 40%, सरचार्ज सेम है 2% और 5%, सेस कितना लगेगा 4%, वो भी सेम है। तो फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं है। माइनर सा चेंज ये है, जो टर्नओवर 17-18 की लिखी होती थी अब वो 18-19 की होगी। टर्नओवर 400 करोड़ पहले थी, 400 करोड़ ही आ जाए। अब एक बच्चा कहता है, देखो सामने एक बच्चा बैठा है, कह रहा है यार वो एक सर ने कराया था वो डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में, एक सेक्शन 115 बा और 115 बाब, वो सर ने बा और बाब करवाया था, तो क्या वो भी सेम है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो भी सेम है। याद करो 115 बा और 115 बाब आपने क्लास में किया होगा। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है वो चाहती है मैं ये वाला ऑप्शन ना लूं, तो 115 बा वाला ऑप्शन ले ले। याद करो 22% टैक्स, और 115 बाब 15% टैक्स, याद आ रहा है। अगर कोई नई डोमेस्टिक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो 15% वाला ऑप्शन मिल सकता है। बट याद करो आपने क्लास में किया होगा, अगर वो रेट आपको लेने हैं तो बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। आज भी सेम है, पहले भी सेम था। अच्छा, कई बच्चे देख रहे हैं, कह रहे भाई ऐसी भी कोई अमेंडमेंट आई थी क्या, ये यूं यूं ही सर यहाँ पे खड़े होके यूं ही लपेट रहे हैं कि भाई ये 115 बा और 115 बा। नालायक को याद करो, जब दिसंबर की अमेंडमेंट क्लास मैंने डाली थी यूट्यूब पे, ये पिछले फाइनेंस एक्ट में चेंज आया था। जिसने ये नहीं देखा, पता है मैं तभी कहता हूँ कि जो बच्चे अब अमेंडमेंट क्लास देखेंगे नहीं ना, बाद में प्रेशर के चक्कर में छोड़ देंगे, फिर वो क्या भागेंगे शॉर्टकट के पीछे। भाई शॉर्टकट 1 घंटे में सारी अमेंडमेंट कैसे होती है, बस वो बता दे भाई, बस 1 घंटे में, 1 घंटे में सारी अमेंडमेंट कर तो लोगे, समझ में पता क्या आएंगी, 0/0 नंबर आएंगे ही नहीं। आपको क्या लग रहा है सर ये अमेंडमेंट 1 घंटे की है जो हमने 3 लेक्चर के अंदर की है, सोच के बोलना क्या 1 घंटे में खत्म हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता जी। हो जाएंगी, क्वेश्चन एक सोल्व नहीं होगा फिर आपसे। तो सर ये जो मैं 115 बा और 115 बाप की बात कर रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज एक बार दिसंबर के अमेंडमेंट खोल के देख लेना जी, क्योंकि मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो इस बार की अमेंडमेंट नहीं है, वो दिसंबर की अमेंडमेंट थी, जून और दिसंबर की। तो उसमें जब मैंने अमेंडमेंट क्लास डाली थी इनकम टैक्स की, पीजीबीपी के चैप्टर में मैंने 115 बा और 115 बाब समझाया था। ठीक है, तो वहां से आप देख लेना, वही सेम आज भी हैं, जिन्होंने पुराने नोट्स जिनके पास हैं वही सेम आज भी फॉलो होंगे। देखो जी यहाँ पे वही सरचार्ज 7%, 12%, कोई चेंज नहीं है। फिर एमआर यहाँ पे मिलेगा जी, हेल्थ सेस हो गया 4%, वही सेम है। स्पेशल रेट देखो जी, डोमेस्टिक कंपनी कहा था ना 115 बा और 115 बाब 22% और 15%। और एक 115 बी ए है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये नॉर्मली सीएस प्रोफेशनल के अंदर है, एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में नहीं है। तो आपको एग्जीक्यूटिव वाले अगर बच्चे हैं तो 115 बा और 115 बाब देखना है। अगर कोई प्रोफेशनल वाला बच्चा सामने बैठा है, सीए फाइनल वाला बच्चा है, तो उसके लिए 115 बा भी है। बस ये बात ध्यान देना, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, पहले भी देखो सेम था अब भी सेम है। आपको ग्रुप पर दिख रहा हो असेसमेंट या 2021 दिसंबर के लिए एप्लीकेबल था, और अब जून के लिए 21-22, देखो दोनों में सेम रेट है, सिंगल चेंज नहीं है। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले ही अमेंडमेंट आई थी, लास्ट ईयर आई थी, वो हम अमेंडमेंट क्लास में कर चुके थे। तो अगर देखनी है तो आप उसको देख सकते हो जी। यहाँ पे सरचार्ज याद आ रहा है, कुछ सरचार्ज कितना था, फ्लैट 10%, और कितना सेस था 4%। तो यहाँ पे याद करो मैंने कहा था क्लास में कि सरचार्ज हर केस में लगेगा, मतलब वैसे डोमेस्टिक कंपनी में 1 करोड़ के बाद लगेगा और 10 करोड़ के बाद इंक्रीज होगा,
बट अगर आप ये वाले ऑप्शन लेते हो तो स्टार्टिंग से ही 10% सरचार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने पहले पढ़ी हैं, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करवा रहा, ये सारी बातें सेम है। बच्चा कहता है सर तो फिर क्या अभी इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं बचा? बचा है, एक चेंज बचा है जो मेरा अगला है, दैट इज फॉरेन कंपनी में भी कोई चेंज नहीं है। चेंज जो है वो है टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें चेंज आया है। इधर सुनो ध्यान से। अब इस चैप्टर की लास्ट एंड फाइनल अमेंडमेंट ये है टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इधर सुना ध्यान से, ठीक है? अब प्लीज सीधे होके बैठो जी। और कई बच्चे तो सेशन छोड़ के भाग गए, उनको लग रहा है कि अब वो पुरानी चीजें करवा रहे हैं, अब चेंज तो है नहीं, चलते हैं। उनको ये नहीं पता कि चेंज अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इधर सुना ध्यान से, इधर सुना। टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब प्लीज ध्यान सुना, इसका मतलब क्या है याद करो। सर जब आपने दिसंबर या नवंबर में एग्जाम दिए होंगे, दिसंबर में एग्जाम दिए होंगे, को कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में ना आपने एक तरह के स्लैब रेट किए होंगे, याद आ रहा है कुछ आपको? अगर कोई बच्चा मुझे बताना चाहता हो या चैट बॉक्स में लिखना चाहता हो, याद करो कि अगर इनकम 10,000 तक है तो 10%, 10,000 से ज्यादा है 20,000 तक है तो 20%, और अगर इनकम 20,000 से भी ज्यादा है तो 30% रेट एप्लीकेबल होंगे। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहले थे और आज भी हैं। बट एक नया सेक्शन लेकर आ गए हैं 115 BAD। सर BAC तो इंडिविजुअल का था, मैंने BAD बोला है। 115 BAC इंडिविजुअल HUF का नया सेक्शन जो हम कर चुके हैं। और अगर मैं सोसाइटी की बात करूंगा, सेक्शन 115 BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में नया है। सर इसमें उन्होंने क्या ऑप्शन दिया? इसमें ऑप्शन दिया कि अगर कोई सोसाइटी, प्लीज ध्यान सुनना चाहिए, अगर कोई सोसाइटी ये स्लैब रेट यूज करना नहीं चाहती, अगर कोई सोसाइटी ये स्लैब रेट यूज करना नहीं चाहती, तो हम एक नया सेक्शन लेके आ रहे हैं 115 BAD, वो हमें फ्लैट रेट से टैक्स पे कर दे। वो हमें फ्लैट रेट से टैक्स पे कर दे। किस रेट से? 22%। मतलब ना कोई 10, ना कोई 20, ना कोई 30, फ्लैट है 22%। सर अगर इनकम 10,000 है तो भी 22%, 15,000 है 22%, 40,000 है 22%, 1 लाख है 22%। कब? अगर 115 BAD वाला ऑप्शन लेते हो। अब ये बच्चा कहता है, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद कैसे आ गया मेरी क्लास में, नालायक? विनोद तो मैंने वहां इंस्टाग्राम पे कई बार देखा विनोद का नाम, तो आप मेरी क्लास कब से देख रहे हो भाई? बच्चा कह रहे हैं हम भी तो पढ़ना चाहते हैं, हम भी अमेंडमेंट, सर मैं भी अमेंडमेंट देख रहा हूँ, चाहे मैं CA नहीं कर रहा, बट मेरे को अमेंडमेंट देखनी अच्छी लगती है। वेरी गुड विनोद, वेरी गुड। इधर सुनो ध्यान से अपना लायक बच्चे, इधर देखो। तो विनोद कहता भाई, विनोद सबको भड़का रहा है। कह रहा भाई तुम ना नए रेट यूज करना, क्योंकि देखो पुराने रेट में 20,000 से ऊपर जाते ही 30% हो जाएगा, और नए रेट में जो है सर ने बोल दिया 22%, तो भैया 22 वाला यूज करेंगे। क्योंकि जिस भी सोसाइटी की इनकम, सोच के बोलना, जिस भी सोसाइटी की इनकम 20,000 से ऊपर होगी, वो क्या सोचेगी? मैं नया ऑप्शन ले लूं, 22% फॉलो करूंगी। अब बाकी बच्चे विनोद को पकड़ के कह रहे हैं, विनोद इधर आ, तू CS तो कर नहीं रहा, CMA तो कर नहीं रहा। अब तुझे क्या पता नालायक कि जब गवर्नमेंट बेनिफिट लेके आती है ना, सर ने पहले भी कहा था बहुत सारे बेनिफिट छीन लेती है। देखियो अभी तुझे सर बताएंगे कि 22% वाला लालच जो है ना, लालच दिया जरूर है, बट इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। और मेरी पूरी फैमिली विनोद को बहुत सही तरीके से समझा गई। वाकई ही अगर 22% वाला बेनिफिट लेना है तो साहब बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने भी पड़ेंगे। और बेनिफिट पता कौन से छोड़ने पड़ेंगे? जो अपने इंडिविजुअल HF के अंदर किया ना, ऑलमोस्ट वही सेम बेनिफिट है। ऑलमोस्ट वही सेम बेनिफिट है, नहीं वही सेम बेनिफिट है। आप ये सारे बेनिफिट छोड़ोगे तब 22% वाला ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और कमाल की बात देखो जी, कमाल की बात देखो, 22% वाला अगर ऑप्शन लेते हो, सर एक ध्यान सुनना, अगर मान लो ओल्ड रिजीम की बात करता हूं, ओल्ड रिजीम की बात करता हूं, तो ओल्ड रिजीम में सरचार्ज कब था? सरचार्ज कब लगता था? 1 करोड़ के बाद, याद करो 12%। नई रिजीम में अगर आप नए वाला ऑप्शन लेते हो 22% वाला, तो स्टार्टिंग से ही सरचार्ज लगेगा 10% प्लस में 4% सेस। और विनोद को सारे बोल रहे हैं ये ले मजे कर ले, मजे कर ले नालायक, देखो हम कह रहे थे ना, कह रहा था 22%, अब देख ले सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं 10% सरचार्ज भी है, 4% सेस भी है, तो बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा कि ओल्ड रिजीम में जाऊं या न्यू रिजीम में जाऊं। सर वो कैसे देखना पड़ेगा? जैसे आप इंडिविजुअल में देखते थे,
जैसे आप इंडिविजुअल में देखते थे, जो लास्ट 2 लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं, कि देखते थे कि ओल्ड रिजीम ये है, न्यू ये है, बेनिफिशियल कौन सी है, सेम इसके अंदर भी अब होगा। तो आज इंडिया में जो भी सोसाइटी है, पहली बात सिर्फ रेजिडेंट आपको दिखाऊंगा सर। ये जो नया सेक्शन है 115 BAD, ये सिर्फ और सिर्फ मिला है रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, यहाँ पे लिखा जरूर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको मैं दिखाऊंगा आगे जाकर। वहां पे रेजिडेंट वर्ड है, तो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उनको ये है। अगर नॉन रेजिडेंट है तो पुरानी स्कीम ही फॉलो करेंगे, उनके लिए नई स्कीम नहीं है। सर अगर मान लो कोई सोसाइटी रेजिडेंट है, तो क्या अब उसके सामने 2 गेट हो गई? यस, एक गेट नंबर 1 और एक गेट नंबर 2। अब यहाँ पे गेट नंबर 1, इधर देखना ध्यान से, नहीं आपको मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ। अब ये गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 2 है। अब गेट नंबर 1 कह रहा है आ जाओ आ जाओ, मेरे पास स्लैब रेट है। नया रेट कह रहा है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास 22% है। ये कह रहा है मेरे पास 30 तक जाएगा, ये कह रहा है 22 तक जाएगा। लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं 22, और जैसे ही 22 वाले के पास गया, इसने गर्दन पकड़ ली, कह रहा भाई अब आ जा। तुझे क्या लगा था कालिया कि तो 22% में बच जाएगा? ऐसा कर, 22% रेट तो यूज करेगा, प्लस में 10% सरचार्ज भी लगा, 4% सेस भी, और ये सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके रेट मिलेगा। मगर पहले तुमने बताया ही नहीं भाई, तुमने तो कहा था 22% है, मुझे लगा टैक्स मेरा कम आएगा, मैं यहां गया, उसने कहा भाई साहब अगर कम रेट दे रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट है काफी सारे बेनिफिट छीने की भी। तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी। कोई भी इनकम है, 22% रेट है, ठीक है। उस केस में देखो ऑप्शन है, पहली बात ऑप्शन है, और यहाँ पे देखो जी 22% प्लस में 10% सरचार्ज, प्लस में 4% सेस। और कमाल की बात, अगर एक बार ऑप्शन ले लिया तो भाई साहब बाद में कभी विड्रॉ नहीं कर सकते, कभी विड्रॉ बाद में कर ही नहीं सकते। उस केस में तो क्या था, उस केस में क्या था, उस केस में क्या था, इंडिविजुअल वाले केस में, बिजनेसमैन वाले केस में था कुछ ऐसा ही। बट वहां पे यह था कि एक बार तो विड्रॉ कर सकते हो ना। सर याद करो, ऐसे मत बोलो यार, याद करो बिजनेसमैन में क्या था, ले लिया तो हमेशा के लिए, बट अगर विड्रॉ एक बार कर लिया तो लाइफ में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। यहां तो ले लिया तो हमेशा के लिए बस, मतलब यहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं है बाहर आने की। तो सोसाइटी ना, सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपनी आंखें खोल के ऐसे ऐसे देखे कि मुझे इस स्कीम में जाना है नहीं जाना। अगर आप चले गए, गलती से चले गए, तो लाइफ में कभी दोबारा बाहर नहीं आ पाओगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात लॉ में लिखी है। देखो जी, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉन फॉर द सेम और एनी अदर प्रीवियस ईयर। उस साल और किसी प्रीवियस ईयर के लिए आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इफ द न्यू regime of 115 BAD is opted by cooperative society, its income shall be computed without providing for specified exemption। exemption नहीं मिलेंगी, डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, और उनको एएमटी से हम बाहर निकाल देंगे। हाँ, ये बेनिफिट तो मिल ही जाएगा कि एएमटी उनको नहीं देना, और जो क्रेडिट होगा वो लैप्स हो जाएगा, जो नॉर्मल इंडिविजुअल वाले केस में भी था। बच्चा कहता है सर आप हमें ये बताओ कि जो बेनिफिट हमसे लिए छीने हैं वो बेनिफिट कौन से हैं। देख लो जी, 10AA, ठीक है जी। उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन, वही 32AD, इन्वेस्टमेंट अलाउंस 33AB, वो टी रबर कॉफी वाले हो गए। 35 साइंटिफिक रिसर्च वाले हो गए, आईआईटी वाले हो गए। 14 बिजनेस हो गए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया। और देखो यहाँ पे वही सेम केस जो आपके निकल के आ रहे हैं, चैप्टर 6A की डिडक्शन जो है वो भी आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मतलब वही सेम बातें हैं। बच्चा कह रहा है बट वहां तो काफी सारे बेनिफिट थे, यहाँ बेनिफिट कम है। सर वहां बेनिफिट इसलिए ज्यादा थे क्योंकि वहां कई सारे बेनिफिट सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के भी थे। ठीक है, अब सैलरी तो इंडिविजुअल को ही मिलती है ना नॉर्मली। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल की तो बात है ही नहीं, ये सोसाइटी की बात है। तो इसलिए ना ये मत सोचना कि जो आपने वहां रटे वही सेम आपको यहाँ पे रटने, ना ना ना, ऑलमोस्ट सेम है। आप एक काम कर सकते हो, वहां के सारे बेनिफिट लिख लो, कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने हैं, और इससे मैच कर लो। अब जो जो सिमिलर हैं, जो जो सिमिलर हैं बस वो आपको याद हो जाएंगे, बाकी एडिशनल जो हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ में होंगे, सोसाइटी वाले केस में नहीं होंगे। तो बस मैं समझाना ये बात चाह रहा हूं कि 22% वाला रेट सर ऐसे नहीं मिलेगा, ये सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके 22% वाला रेट मिलेगा। बस ये बात ध्यान दें, बात समझ में आ रही है? और कमाल की बात देखो, 10% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, और 4% सेस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर आप ना हमें ना एग्जाम्पल दे दो कि अगर बाई चांस मान लो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लिखो जी एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल लिखो। लिखो जी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेजिडेंट है जी। उसकी टोटल इनकम जो निकल के आ रही है, मान लो 80,000 है। 80,000 निकल के आ रही है। ठीक है जी, टोटल इनकम जो निकल के आ रही है 80,000 निकल के आ रही है। अब ये 80,000 ना, आप ये एज्यूम करके चलना, एज्यूम करके चलना कि दोनों के लिए, एज्यूम करके चलना दोनों के लिए। अब मुझे ये बताना है कि अगर ये 80,000 ओल्ड या एग्जिस्टिंग लो यूज करे तब क्या होगा, और अगर ये न्यू लो यूज करे तब क्या होगा, और कौन सा इसके लिए बेनिफिशियल होगा, बताओ जी फटाफट से, जल्दी निकालो। 80,000 पर पहले वो स्लैब रेट लगाओ जी। 80,000 पर पहले वो स्लैब रेट लगाओ, उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकालो, प्लस में 4% सेस। सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ओल्ड रिजीम में सरचार्ज 1 करोड़ के बाद लगता है, ये इनकम 80,000 है। जल्दी करो जी फटाफट से। बच्चा कह रहा है यार अब समझ में आ रहा है, अमेंडमेंट देखने से पहले ना पुराना लॉ पढ़ लेना चाहिए था। तोते उड़े पड़े हैं सर, तोते उड़े पड़े हैं इसलिए क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। आपको लगा था अमेंडमेंट तो ऐसे ही हैं, बच्चों वाली हैं, समझ में आ जाएंगी। अभी भी कह रहा हूं सर, आगे पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, कई सारी अमेंडमेंट बची हैं। तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पैर पड़वा लो अपने नालायकों कि पहले एक बार देख के आना वो चैप्टर। मतलब कम से कम पूरा डिटेल में नहीं, कम से कम एक बार उसको खोल के आना, अमेंडमेंट समझ में आएंगे, नहीं तो आप मुझे भी गालियां निकालोगे यार, मेरी मेहनत सारी बेकार कर दोगे। सही बता रहा हूँ सर, वैसे चैप्टर 1 के अमेंडमेंट मैं 20 से 25 मिनट में खत्म कर सकता था, जिसको समझाने में 2 से ढाई घंटे लग गए हैं, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले पढ़ के बिल्कुल भी नहीं आए, और इतना टाइम लगाने के बाद भी कई बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही होगी। रीजन सिर्फ एक है, या तो उन्होंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, या उन्होंने काफी टाइम पहले पढ़ा है, उसको दोबारा कभी उठा के देखा ही नहीं है। ठीक है ना, चलो अब करो क्वेश्चन, करो अब तो क्वेश्चन करो जल्दी। 80,000 है जी, तो स्लैब रेट लगाएंगे तो 20,000 से ऊपर जो इनकम है उसका 30% लगता है, तो 20,000 से ऊपर कितने हैं, 60,000, उसका 30% कितना हो गया जी, 18,000। ठीक है, अब रह गए 20,000, 10,000 से ऊपर कितने हैं, 10,000, उसका लगा दोगे 20%, ये हो गया 2,000। अब रह गए 10,000, और 10,000 का लगा दोगे आप 10%, ये हो गया 1,000। तो टैक्स मेरा कितना आ गया, 18 तो 20 और एक 21,000, प्लस में 4% सेस, तो 21,640 रुपए टैक्स आएगा अगर मैं ओल्ड रिजीम फॉलो करता हूं इस केस में। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक बात मैं बताओ, आपको मेरी बातें समझ में आती भी हैं या वैसे आके बैठ जाते हो? आती है ना मेरी बातें समझ में? तो ये स्लैब रेट लगा रहा हूँ पुराने वाले, कोई नया नई चीज नहीं हम कर रहे, पुराने जो अपने क्लास में की होंगी वही हमने काम किया है। ठीक है, जो भी स्लैब रेट मैंने दिखाए हैं, इधर देखो यार, मुझे डर लगता है, पता नहीं आपको याद भी आ रहा है नहीं आ रहा। ये जो स्लैब रेट है मैंने ये वाले लगाए हैं, जो पुराने स्लैब रेट है मैंने वही लगाए हैं। क्यों? ओल्ड रिजीम आज भी है, खत्म नहीं हुई। ऑप्शन है कि रिजीम 1 या रिजीम 2 जो बेनिफिशियल आपके लिए है। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड के अकॉर्डिंग टैक्स निकाला, मेरा टैक्स आ गया इतना। अब अगर मैं न्यू के अकॉर्डिंग निकालूं तो 80,000 पर डायरेक्टली लग गया 22%, काम खत्म। 80,000 पर डायरेक्टली लग गया 22%, तो 80,000 का 22% आ गया जी 17,600। अभी अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसमें सरचार्ज भी लगेगा। बच्चा कह रहा है सर ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, इनकम 1 करोड़ से ऊपर थोड़ा है। सर मैंने क्या बोला, अगर नई ऑप्शन, ध्यान सुना, अगर नया ऑप्शन लेते हो तो 10% सरचार्ज साथ में लगेगा ही लगेगा। अब कई बच्चे ना ये सोच रहे हैं कि यार फिर जो इंडिविजुअल एचयूएफ वाले केस में जो नई रिजीम है, जो नए टैक्स रेट अभी आए हैं, तो क्या उसमें भी सरचार्ज हमेशा लगाना है? नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं लगाना। उसमें तो जैसे लगता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, वैसे ही लगना है। बट जो ये वाली, ध्यान सुना, जो ये वाली नई रिजीम है इसमें सरचार्ज स्टार्टिंग से है, तो 17,600 में सरचार्ज लगेगा 10%। अब 17,600 प्लस में 10%, ये हो गया 19,360, और प्लस में 4% सेस, तो अगर मैं 4% जोड़ूंगा तो 20,134 रुपए का टैक्स आ रहा है। तो मेरे लिए ये वाली स्कीम बढ़िया है, जबकि यहां पे सरचार्ज भी लग गया, सेस भी लग गया, उसके बावजूद भी ये स्कीम बढ़िया आ रही है। रीजन बिंग क्योंकि यहाँ 22% टैक्स का रेट है।
तो सर इस तरह से आपको आंसर दे के आना पड़ेगा। अब अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता, ऑप्शन 1 लिखा होता ये, ऑप्शन बी लिखा होता ये, तो मैं क्या दे के आता? ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी ही मोर बेनिफिशियल है और मुझे यही बता के आना कि बेनिफिशियल कौन सा है। ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टली ये बोल दे कि आप इसका टेक्स्ट निकालो 115 बीएडी के कोडिंग, तो फिर आपका आंसर यही आएगा। और अगर वो सेक्शन बोले ही ना, वो बोले नॉर्मल टेक्स्ट निकालो अदर देन 115 बीएडी, फिर आपका आंसर ही आएगा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि हमें टेक्स्ट निकालना कैसे। बस मेरी पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि इस केस में स्लैब रेट लगाने, सरचार्ज 1 करोड़ के बाद है, फिर वहां जाके कहीं बात होगी, मतलब उसके बाद, मतलब जब टैक्स निकलेगा फिर सेस की बात होगी, बट इस केस में सरचार्ज स्टार्टिंग से ही लगेगा। बच्चा कहता है सर तो फिर जहां सरचार्ज लगेगा तो वहां एमआर भी मिलेगा। हो ही नहीं सकता इस केस में एमआर, एमआर निकल ही नहीं सकता जी। एमआर तब निकलता है कि जब सरचार्ज एक वैल्यू के बाद लगे, जब स्टार्टिंग से ही सरचार्ज है। अब कंपैरिजन किससे करोगे? एमआर पता है कहां निकलेगा? एमआर इस केस में निकलेगा 1 करोड़ के बाद, बट यहां तो स्टार्टिंग से ही है ना, और जब स्टार्टिंग से ही सरचार्ज लग गया तो फिर एमआर कैसे निकालोगे? क्योंकि एमआर निकालने के लिए इनकम का कंपैरिजन करना होता है कि इस वैल्यू के बाद सरचार्ज आया, जबकि नई स्कीम में सरचार्ज अगर स्टार्टिंग से है तो कंपैरिजन कैसे करोगे? बच्चों कहते हैं हाँ। तो ध्यान रखना इस केस में कोई एमआर नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, एमआर निकल ही नहीं सकता क्योंकि यहां सरचार्ज स्टार्टिंग से है। ठीक है, आओ थोड़ी सी नोटिंग करो, क्रक्स लिखो फटाफट से। ये लो जी, ये क्रक्स है सेक्शन 115 बीएडी। थोड़ा सा ना लाइट पेन चल गया है, थोड़ा सा ना पेन लाइट हो गया है, तो मैं ना बोल देता हूँ, आप लिखना, लिखते रहो, मैं बोलता हूँ आप लिखते रहना। द असेसी इज ए रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला लिखो जी, सोसाइटी जो होगी वो रेजिडेंट होगी जी, बस रेजिडेंट के लिए ऑप्शन है। द असेसी इज ए रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला पॉइंट मैंने सेम ही लिख दिया, द सोसाइटी इज रेजिडेंट इन इंडिया। सोसाइटी जो होगी वो इंडिया की रेजिडेंट होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान देना। आगे जी, टोटल इनकम ऑफ सोसाइटी इज कंप्यूटेड विदाउट स्पेसिफाइड एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। मतलब जो आप टोटल इनकम निकालोगे वो बिना एग्जम्पशन और बिना डिडक्शंस के निकालोगे। अब कौन कौन सी एग्जम्पशन नहीं देनी, कौन कौन सी डिडक्शन नहीं देनी, वो आपके नोट्स में है जी। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं नोट्स नहीं मिल रहे सर, टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स वहां पे हैं, फाइल्स के फोल्डर में कंबाइन करके है, कंबाइन इनकम टैक्स एंड जीएसटी अमेंडमेंट्स, वहां से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे जाओगे वहां नोट्स आपको मिल जाएंगे, और वहीं पे है नोट्स सर, फाइल्स वाले फोल्डर में जाना, वहां आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखो जी, द ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, वंस ऑप्शन इज एक्सरसाइज इट विल अप्लाई टू सब्सिक्वेंट ईयर ऑल्सो। मतलब ये ऑप्शन लेना कब है? जब रिटर्न फाइल करोगे उस दिन या उससे पहले आपको बताना पड़ेगा, और अगर एक बार आपने ऑप्शन ले लिया तो लाइफ टाइम ऑप्शन मिल जाएगा, कभी आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि 115 बीएसी में कम से कम ऑप्शन तो था बाहर आने का, चाहे वो दोबारा लेने का नहीं था, बट या तो बाहर आने का ही नहीं है। तो बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा कि ओल्ड रिजीम में जाएं या न्यू रिजीम में जाएं, और फ्यूचर प्लानिंग को देख के भी कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार बढ़िया न्यू रिजीम आ रही है तो न्यू में चले गए, बाद में पता लगा यार मैंने गलती कर दी। तो अगर गलती कर दी है तो गलती तो हो चुकी है ना, फिर कोई सोल्यूशन भी नहीं है उसका, क्योंकि यहां तो गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया एक बार ले ली नई रिजीम तो नई रिजीम के अंदर ही रहोगे। उसके बाद देखो जी, इफेक्टिव रेट क्या बन गया? 22% प्लस में 10% सरचार्ज हर केस में लगेगा, और प्लस में 4% सेस, तो 25%, 168% जो है ये आपका यहां पे लगेगा जी इफेक्टिव रेट। ये इफेक्टिव रेट है जी आपका, मतलब ये रेट तो हर केस में लगेगा ही लगेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, न्यू रिजीम में सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, ये बात ध्यान देना। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा ना कि न्यू रिजीम में सरचार्ज कब से लगेगा, स्टार्टिंग से, ओल्ड रिजीम में कब से लगेगा, 1 करोड़ के बाद, ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेसी, मतलब एएमटी, वो आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब एएमटी जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहां पे आप लिख सकते हो एएमटी क्रेडिट शेल लैप्स, एएमटी क्रेडिट शेल लैप्स इफ एनी। ठीक है, अगर कोई क्रेडिट आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, और आप नई स्कीम लेने जा रहे हो, तो फिर वो सारा क्रेडिट जो है वो खत्म हो जाएगा, अब उसकी कोई भी रेलिवेंसी नहीं होगी।
तो ये क्रक्स है जी 115 BAD का। तो मैंने दोनों के क्रक्स लिखवा दिए। तो चैप्टर 1 में दो ही अमेंडमेंट है मेनली, एक तो इंडिविजुअल HUF वाले केस में और एक सोसाइटी वाले केस में। बाकी फर्म वाले केस में सेम है, लोकल अथॉरिटी वाले केस में सेम है, डोमेस्टिक कंपनी में सेम है, फॉरेन कंपनी में सेम है, वहां पे कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, वहां पे कोई भी चेंज नहीं है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई यहां तक दिक्कत तो मुझसे पूछ लो जी, और अगर दिक्कत है तो अपना फिर चैट बॉक्स में लिख देना जी, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है कि सर ये प्रॉब्लम है, वैसे मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। सेम अगर इंडिविजुअल HUF पे आपने टाइम लगाया है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है जी, हटा दो जी। चलो जी, हटा चुका हूँ। लो जी, इधर देखना ध्यान से, इधर देखना। तो अब जाके हमारा ये स्पेशल रेट हमारे हो गए जी। ये कौन कौन बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको। और देखो यहाँ लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वंस द ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज फॉर एनी प्रीवियस ईयर इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉन फॉर द सेम और एनी प्रीवियस। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक बार ले लिया तो दोबारा कभी यहां से भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो अब जाके चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया। अब चैप्टर 2 जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, बच्चा कहता है सर जाओ मत, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ। मेरे को क्या करवाना है मुझसे? सर एक बार फटाफट से रिवीजन करवा दो ना, प्लीज एक बार रिवीजन करा दो ना सर। चलो इधर सुनो, आओ जी आओ जी, अब फटाफट से नोट्स बंद कर लो, सीधे बैठो जी, फटाफट सीधे बैठो जी। अब 5 मिनट के अंदर पूरी अमेंडमेंट जो हमने किया, अब आपको दिखाऊंगा। देखो अमेंडमेंट 5 मिनट की थी, अब 5 मिनट के अमेंडमेंट में कितना टाइम लगाया? सिर्फ हम सब रीजन एक उसके हैं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आओ जी फटाफट से 1 2 3 स्टार्ट। सबसे पहला सेक्शन हमने कौन सा किया? 115 BAC। एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? इंडिविजुअल और HUF, चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, चाहे एज कितनी भी हो, हर केस में एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्शन लिमिट मिलेगी 2.5 लाख की जी। ठीक है, और रेट आपके होंगे 2.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 से लेकर 7.5, 7.5 से लेकर 10, 10 से लेकर 12.5, 12.5 से लेकर 15 और 15 से ऊपर रेट होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। बस हाँ, पर 30 तक ही जाएंगे, 35 तक नहीं, 30 तक आपके जाएंगे। बस एक बात ध्यान देना, अगर आपको ये कम रेट यूज करने हैं तो बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे उसकी लिस्ट आपके सामने है। अगर वो बेनिफिट छोड़ दोगे तो नए रेट मिलेंगे, बट अगर बेनिफिट नहीं छोड़ना चाहते तो पुरानी स्कीम आज भी एप्लीकेबल है, बस ये बात ध्यान दो। और अगर इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट पहले भी थी, रिबेट आज भी है, रिबेट खत्म नहीं हुई, बस ये बात ध्यान देना। बच्चा कहता है सर कौन सा ऑप्शन बढ़िया होगा? वो आपको हर केस में देखना पड़ेगा सर, आंखें बंद करके आंसर मत देना। हाँ, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, फिर तो 99% चांस है कि न्यू स्कीम बढ़िया होगी क्योंकि वहां रेट कम है। बट अगर बेनिफिट लेना चाहते हो आप तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट अगर लेने हैं ना तो ऑलवेज ये मत सोचना कि ओल्ड स्कीम ही बढ़िया होगी क्योंकि वहां बेनिफिट मिलते हैं। हमने कई एग्जांपल क्लास में किए हैं कि बेनिफिट लेने के बावजूद भी न्यू स्कीम में टैक्स कम आ रहा है जबकि वहां बेनिफिट कोई नहीं मिलता। ठीक है, तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा। सर फिर एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो कैसे बनेगा? एग्जामिनर क्लैरिफाई करेगा। अगर एग्जामिनर कह रहा है सिर्फ 115 BAC से निकालो, उसके बेस पे निकाल दो। अगर एग्जामिनर कह रहा है नॉर्मल तरीके से निकालो, नॉर्मल से निकाल दो। अगर एग्जामिनर कह रहा है दोनों में से जहां टैक्स कम आएगा वो बताओ, फिर दोनों के कोडिंग निकाल के जहां टैक्स कम आएगा वो आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल और HUF। एक बात और ध्यान देना, अगर आप नई स्कीम लेना चाहते हो, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही खत्म होंगे। और दूसरा, अगर आप बिजनेस कैरी करते हो, एक बार नई स्कीम ले ली तो लाइफ टाइम नई स्कीम में रहोगे। एक मौका मिलेगा बाहर आने का, अगर बाहर आ जाते हो तो दोबारा कभी नई स्कीम के अंदर नहीं जा सकते। और अगर बिजनेस की इनकम नहीं है, दूसरी इनकम है, तो हर साल आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी स्कीम से टैक्स निकालना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। और कब बताना पड़ेगा? जो रिटर्न की ड्यू डेट होती है उस दिन या उससे पहले, बस ये बात ध्यान देना। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज नहीं है, लोकल अथॉरिटी में कोई चेंज नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी में पहले जो था आज भी सेम है। ठीक है, 115 पहले दिसंबर के लिए अमेंडमेंट थी, वो आज भी है, सेम रेट है, उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आया। फिर हमने बात की सोसाइटी की। सोसाइटी वाले केस में पहले स्लैब रेट थे 10,000 तक 10%, फिर 20, फिर 30, आज भी हैं, वो खत्म नहीं हुए। बट गवर्नमेंट कहती है अगर कोई सोसाइटी ये स्लैब रेट यूज करना नहीं चाहती तो 115 BAD के अंदर आ जाए, 22% रेट है।
लोगों ने दौड़ना स्टार्ट किया कि 22% की तरफ जाएंगे क्योंकि 30% से बच जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा रुक जाओ, अपनी गाड़ी रोक लो, क्योंकि 22% अगर लेना है अगेन बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे सरचार्ज स्टार्टिंग से लगेगा और 4% सेस लगेगा, तो इफेक्टिव रेट जो बनेगा 25.168%, ये रेट आपको लगेगा अगर आप लेना चाहते हो तो। ठीक है, अब आप देख लो, अगर बेनिफिट लेकर ओल्ड स्कीम में टैक्स कितना आ रहा है, बेनिफिट ना लेकर नई स्कीम में कितना आ रहा है, जहां टैक्स कमाए बता देना। बट एक बात ये सोच लेना, अगर नई स्कीम में आ गए तो लाइफ टाइम कभी भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान दो। तो सो सिंपल, सो इजी। ठीक है, बाकी नोट्स आपके पास हैं, उसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो जी। कोई इस नोट्स में डाउट आए मुझसे पूछ लेना, उम्मीद करूंगा वैसे कोई डाउट होगा नहीं। तो फाइनली अब जाकर हम ये बोल सकते हैं कि चैप्टर 1 की अमेंडमेंट हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। सर कितनी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट थोड़ी सी है बट मेजर है। पूरी कैलकुलेशन चेंज हो चुकी है सर, ऐसा नहीं है हर केस में, कुछ केस में। बट मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, उसको करने से पहले प्लीज एक बार आज 1 घंटा लगा के पुराना रेजिडेंशियल स्टेटस देख लेना। रिवाइज मैं करवा दूंगा, ये बार बार बोलूंगा, याद करो अपने क्लास में किया होगा, रिकॉल मैं कराऊंगा। बट बहुत बच्चे ऐसे होंगे पता नहीं कब पढ़ा होगा उन्होंने, या याद भी होगा या नहीं होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रेजिडेंशियल स्टेटस एक बार सिर्फ देख के आ जाना, अमेंडमेंट मैं करवा दूंगा और बहुत बढ़िया कराऊंगा सर, विद एग्जाम्पल कराऊंगा। आप वाकई ही थैंक यू बोल के जाओगे कि सर जो अमेंडमेंट आपने कराई है ना, नजारे आ गए। ठीक है, और अगर अच्छी लगे तो प्यार दे के जाना चाहिए। कई बच्चों को अच्छी नहीं लग रही, वो डिसलाइक कर रहे हैं, मैं उनसे दोबारा बोलूंगा, विनती है आपसे ये जरूर बता के जाओ क्या कमी है सर। ठीक है सर, मुझे इम्प्रूव करना है, मैं चाहता हूँ हर बच्चों, हाँ बुराई भी जरूरी है वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट फिर भी बुराई करो, बट कम से कम ये भी बता दो कि सर ये बुरी चीज है, ये सही कर लो, बस मैं इंप्रूव जरूर करूंगा। ठीक है जी, चलो फिर बाकी हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जी, मतलब कल की क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस के अमेंडमेंट के साथ। तब तक के लिए इसको पूरा देखो, हर बच्चे के साथ शेयर करो अमेंडमेंट क्लास, ताकि कोई बच्चा मुझे ये ना बोले अमेंडमेंट कब आएंगी। और समझा देना भाई, शॉर्टकट के तरीके में मत पढ़ना, अमेंडमेंट वैसी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, एक बार डिटेल में पढ़ लो, बाद में चाहे शॉर्टकट पढ़ लेना। बट अगर बिना डिटेल के शॉर्टकट पढ़ोगे बहुत बड़ी दिक्कत एग्जाम में आ जाएगी। ठीक है जी, चलो बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू सो मच पूरी फैमिली को मेरी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी पेरेंट्स के लिए, सोचना उस वीडियो के अंदर मैंने क्या बोला है, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और सर खुश रहना यार, और खुशियां बांटो, बुरा मत बोला करो किसी का, ना ही बुरा सुना करो, अपनी धुन में मस्त रहो, अपना काम करते रहो, बस इग्नोर करना सीख जाओ लोगों को, आप देखना कितनी आगे जाओगे। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच जी।